नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। फिलहाल अब वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें होगी सबसे अहम चर्चा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का। बिगुल बज गया है, जिसके बाद से सियासी गलियारे में हलचल काफी तेज है। इस बीच पार्टियों ने अपना कैंडिडेट लिस्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें कई लोगों का टिकट कट गया है तो कई वहीं पर लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दो तरफा बयानों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो गठबंधन के साथ है या अपनी अलग राह की तलाश में है। दरअसल अखिलेश यादव द्वारा कांग्रेस के खिलाफ में दिए गए बयानों के बाद से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच आई मतभेद से गठबंधन में दरार आ सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो वहां पर किस पार्टी का ज्यादा बोलबाला है? राजस्थान की जनता को किसका काम ज्यादा पसंद है? पीएम मोदी या सीएम गहलोत? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर युवा करेंगे वोट? क्या विधानसभा चुनाव बदल देगी 2024 का खेल? क्या राजस्थान की जनता को मिल रहा योजनाओं का लाभ? इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं पवन गुप्ता जी और बीजेपी से मौजूद है दिनेश भाटी जी, सपा से अभिषेक मिश्रा जी। आप सभी का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल अभिषेक जी आपसे है जी। एक तरफ अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कुचक्र की राजनीति करती है, भेदभाव करती है और बेवकूफ बनाती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की भी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया कि ये जो मतलब वो गठबंधन में किसी तरह का कोई दरार नहीं है। लेकिन इससे जनता क्या समझेगी और उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या सच में वो चुनाव में आप लोगों को चुनेगी? नहीं, देखिए, आपको सबसे पहले चाहूंगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी बीजेपी का कहा कि बहुत अच्छी पार्टी है। हम लोगों ने लगातार सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे हम हो। हर तरह से हर स्तर पे विरोध किया गया। रही बात आपके इस मुद्दे पे कि क्या गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, देखिए, गठबंधन एक ऐसी है जो लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। हमारे कांग्रेस के भाई जी भी हमसे सहमत होंगे। ये गठबंधन जो था ये इसलिए नहीं था कि विधानसभाओं के इलेक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, या कोई ऐसी स्टैंडिंग कमेटी इस गठबंधन को लेकर विधानसभा के इलेक्शन में क्या स्वरूप होगा उस पर नहीं बनी थी। जो लोकसभा के स्तर पर बनी है वो अपना काम कर रही है। उसमें कांग्रेस के भी लोग, समाजवादी पार्टी के भी लोग, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग हैं, सब मिलकर अपना काम कर रहे हैं। विधानसभा में मध्य प्रदेश को लेकर अगर आप कहती हैं तो एक जरूर हम लोगों के बीच थोड़ा सा मैटर है। वो अपने अपने स्तर से अपने पौरुष पे लड़ रही है दोनों पार्टियां। जो ज्यादा जीत के आएगा अच्छी चीज है। रही बात इसकी कि हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से, हमारी लड़ाई विकास के लिए है, हमारी लड़ाई रोजगार के लिए है और हमारी ही लड़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है कि अच्छी सुविधाएं हो। और राजस्थान की जहां तक इलेक्शन की बात आप कर रही हैं, मुझे लगता है वहां तो हम लोगों में कोई मतभेद भी नहीं है। कोई ऐसा मतभेद नहीं है जिसको लेकर कहीं कोई संशय हो। लेकिन गठबंधन में तो मतभेद है ना अभिषेक जी। और जहां तक हम बयान का बात करें, बयान की बात अगर करते हैं तो आप लोग दो तरफा बयान क्यों देते हैं? अखिलेश यादव जी ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उसी तरह का व्यवहार जब केंद्र में चुनाव होगा तो मिलेगा। केंद्र के लिए नहीं, ये वाला बयान भी तो अखिलेश यादव ने ही दिया था। गठबंधन पे किसी को कोई संशय नहीं है, चाहे मेरे ख्याल से मेरे कांग्रेस के साथी हो या वादी से है। गठबंधन जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए है उसको लेके किसी को कोई संशय नहीं है। वो अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी के साथ कार्य कर रहा है। विधानसभा में लेके कहीं कुछ हम लोगों को अपने सीटों को लेके एक आपस में मतभेद की स्थिति है। वो अपने अपने पौरुष पे दोनों पार्टियां लड़ रही है। जब एक कंसेंसस पे नहीं पहुंची तो दोनों पार्टियां अपने ताकत से लड़ रही हैं। हमारा जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन हुआ है वो लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए हुआ। मैं पुनः आपको कंफर्म करना चाहूंगा, उसमें ना कोई मतभेद है ना मनभेद है। वो तो हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये कंफर्म आप लोगों को नहीं था, ये कंफर्म हमें थोड़ी करना है। ये कंफर्म आप लोग को नहीं था ना अभिषेक जी। ये कंफर्म तो आप लोग को होना चाहिए था कि आपका गठबंधन किस चीज के लिए है और किस चीज के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए है या विधानसभा के लिए। दिनेश जी जवाब दीजिए। हेलो जी दिनेश जी, आपको हमारा सवाल सुनाई दे रहा है? आपको इसीलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं कि गठबंधन लोकसभा इलेक्शन को लेके है, वो आज स्टैब्लिश है। जी दिनेश जी बताइए। जी, सबसे पहले तो सबका नमस्कार, अभिवादन। जी
मैम, जैसा कि अभी बता रहे हैं ये अपने समाजवादी पार्टी के जो पैनलिस्ट बैठे हैं आदरणीय, जी कि हमारा गठबंधन लोकसभा को लेके है, विधानसभा को लेके नहीं है। जी मतलब कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है कि हम घर में झगड़ेंगे लेकिन घर से बाहर आते ही हम लोग एक है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये घमंडिया के साथ साथ ये पाखंडिया है, ये पाखंड है कि हम एक है कहने के लिए और अंदर के अंदर झगड़ रहे हैं आपस में। मध्य प्रदेश में हमारा इशू है, राजस्थान में इशू नहीं है। राजस्थान में वजूद ही नहीं है तो इशू होगा कहां से? तो इस प्रकार से ये इनका एक प्रकार का आप कह सकते हो ये घमंडिया के साथ साथ पाखंडिया भी, और ये पाखंड है इनका। और ये रह के कहते हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है। काय की सांप्रदायिक ताकतें? जब से यूपी में योगी जी आए हैं कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जब से पूरे भारत में ये बीजेपी की सरकार है कोई भी दंगा नहीं हो रहा है। तो ये ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं और ये सांप्रदायिकता के नाम पे लड़ने की बात करते हैं। दिया है, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम लोग राजस्थान भी आते जाते हैं। आपको बताएं हर स्तर पे बांटने की कोशिश हो रही है। आप बताइए मंदिर बन रहा है, आज अस्पतालों की स्थिति उत्तर प्रदेश में आपने आके देखी। आप पाखंड की बात करते हैं, पूरा पाखंड भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है। आप किसी एक अस्पताल में चले जाए, स्थिति इतनी बदतर है, लाशों को आदमी अपने कंधे या चादरों में बांध के ले जा रहे हैं। महोदय यहाँ आके स्थिति का आकलन करें, तब ये रामराज की परिकल्पना पे हम बात करेंगे। पाखंड तो मेन आपके यहाँ से दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि केवल राम राम जपना, पराया माल अपना, कुछ और नहीं कर रहे। जो भी पापी है अगर आपके पार्टी में आ जाए तो सफेद दाग उसका बिल्कुल सब साफ हो जाता है। हम राम राम भी जप रहे हैं, हम राम राम भी जप रहे हैं और राम का काम भी कर रहे हैं। और देश की जनता ने तय भी कर लिया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसलिए ये आपका बिल्कुल चलने वाला नहीं है। ये जो सांप्रदायिकता के नाम पे आप एक होने की जो बातें कर रहे हो ये आपका पाखंड पूरे देश की जनता जान चुकी है। इसलिए पिछले लगातार 2 चुनावों में आपको कंटिन्यू हरा रही है। जवाब दीजिए अभिषेक जी। कर्नाटक कोई दूसरा नहीं हारा और बुरी तरीके से आप वहां बजरंग बली से छेड़छाड़ कर रहे थे। आज सोनाक्षी जी आपके इस टीवी चैनल के राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लिया, इनका कल्याण रहा। लेकिन जिस दिन इन्होंने बजरंग बली जैसे भगवान को छुआ है, हमने राम का नाम लिया, हमने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और राम मंदिर आज भव्य रूप में बन रहा है। और जनवरी में आप भी दर्शन करने आइए। जनवरी में हम भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी कर रहे हैं। इस प्रकार से आप ही पूछ रहे थे तारीख बताएंगे, हमने अब तारीख बताई है। उस तारीख पे अपना टिकट बुक करवाइए और आइए अयोध्या में भगवान श्री राम भव्य उद्घाटन में। हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया और राम का नाम भी लिया और हम राम राज्य की स्थापना आप नहीं बना रहे, भाजपा नहीं बना रही है, कोर्ट के डिसीजन पे बन रहा है। इस चीज को आप अपने उसमें मत लीजिए, कोर्ट के निर्णय पे बन रहा है। आप कह दीजिए कि कोर्ट भाजपा ने कराया तो किसने किया है, आप इस बात को कह दीजिए। दिनेश भैया मैं आपसे वहां से ढांचा टूटा और कोर्ट ने कब्जे के उसके आधार पे राम मंदिर का फैसला दिया है। अरे मैं तो कह रहा हूं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा ने बनवाया? भाजपा ने नहीं बनवाया, कोर्ट के निर्णय पे बना है। अगर कोर्ट का निर्णय है तो आपकी हिम्मत पड़ी है, अन्यथा आप वहां पे महोदय। और अगर आप कहना चाहते हैं भाजपा ने बनवाया है तो खुले मन से ये कहिए कि ये निर्णय भाजपा के दौर में लिया गया है। इसी का परिणाम है कि आज देश का बच्चा राम के नाम पे अपना उद्घोष कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है। और आप भी राम के नाम पे गर्व महसूस कीजिए। भगवान राम सबके हैं, सारे सनातनियों के हैं, वो मैं मानता हूं उसको, उसमें कोई सवाल नहीं हो सकता। मुद्दे की बात है, आप बात नहीं करेंगे। आप ये मुझे बता दीजिए कि कितनी इंडस्ट्री लग गई, कितने यहाँ पे यूपी में काम हो गए। नामा देती है, एफिडेविट देती है कि राम अस्तित्व में थे ही नहीं, राम एक मिथक है। आप उनके साथ में गठबंधन आप ये कह दीजिए कोर्ट का निर्णय आपके दबाव में आया, भाजपा लेके आई है तो मैं मान लूंगा। ये तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था ना। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये मंदिर भाजपा ने बनवाया? न्याय प्रक्रिया में जब यूपीए की सरकार थी तो कैसे कैसे हिंदुओं के विरुद्ध भी फैसले होते थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है, निर्णय आने का समय है। वो किस्मत की बात है कि आपके सरकार के बीच में आ गया तो आज आप कह सकते हो, आप बिल्कुल कहो। लेकिन मंदिर बनवाने का काम केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ है। इस बात का क्रेज कभी भाजपा नहीं ले सकती। कहने को तो बिल्कुल कहे, हम भी सुनते हैं उसको, लेकिन आप भी ये माने कि निर्णय मंदिर का जो है वो केवल कोर्ट के निर्णय आने के बाद हुआ है। लेकिन उसका ये किस्मत तो अभिषेक जी पिछले 70 साल में नहीं चमकी ना, जब सरकारें राम मंदिर के नाम पर वोट ले रही थी और सरकार बना रही थी अपनी।
अभिषेक जी, ऐसा पिछले 70 साल में क्यों नहीं हुआ? जब कोर्ट ने अपना फैसला ले लिया और फैसला सुना दिया, उसके बाद ही 70 साल बाद ही क्यों फैसला सुनाया गया? उससे पहले भी सुनाया जा सकता था, उससे पहले भी राम मंदिर बन सकता था, उसका निर्माण हो सकता था। लेकिन सारी सरकारें आई गई और उसके बाद जितनी भी बातें होती थी, केवल राम मंदिर बनाएंगे 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 करके बातें होती थी, बनता तो कभी नहीं था। नहीं तो सोनाक्षी जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि कोर्ट के ऊपर भाजपा का दबाव था? अगर आप सहमत है तो ये तो आप भी नहीं कह सकते ना अभिषेक जी की कोर्ट के ऊपर भाजपा का दबाव है। कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करती है अभिषेक जी। कोर्ट अपनी किसी के भी दबाव में काम नहीं करती है। कोर्ट निष्पक्ष निर्णय करती है। आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं अभिषेक जी। नाम का जागरण भाजपा और विश्व हिंदू परिषद संघ ने किया है। 70 साल में सफाई में टाइम लगा। अभिषेक जी, आप सीधा सीधा कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि कोर्ट जो है वो भाजपा के अंडर में काम करती है? क्यों नहीं कह पा रहे? तो ऐसा है, ये कोर्ट के निर्णय पे मंदिर बन रहा है। मंदिर हम सबका है, सभी उस पर दर्शन करेंगे, ये एक अलग मुद्दा है। मैं जवाब दीजिए। तो पूछना चाहूंगा, विकास की बातें आप क्यों नहीं करते? जितने रोजगार जा रहे हैं, आप उसकी बातें क्यों नहीं करते? भगवान राम तो सबके हैं, मंदिर बनेगा, दर्शन करेंगे बस, लेकिन रोजी रोटी कैसे, हर घर का खर्चा कैसे देगा, उसकी बात कौन करेगा? कि आज देश इकोनॉमी वर्ल्ड की 5वें नंबर की इकोनॉमी है, और जैसा हमारे आप हंगर प्राइस इंडेक्स देखिए, आप टॉप पे आ गए महोदय। हंगर प्राइस इंडेक्स नहीं देख रहे आपके देश में? अगर इतनी आप इकोनॉमी अच्छी कर लिए तो भूखों के मामले में आप सबसे ऊपर क्यों जा रहे हैं? जो हंगर जवाब कौन देगा? आपके देश में सबसे ज्यादा भूखे कैसे पैदा कर रहे हैं? आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, घर में फूटा चना नहीं है, यहाँ भूखे लोग हैं, और आप बता रहे हो कि हम डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। यथा फील्ड पे दिखे तो मैं मानूंगा। धरातल को स्वीकार करते हैं, और वास्तविक धरातल यह है कि देश की इकोनॉमी वर्तमान में 5वें स्थान पर है। आप 5वें पे जाइए, कहीं जाइए, हंगर प्राइस इंडेक्स की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? दिनेश जी, हमें आपका ध्यान हंगर प्राइस इंडेक्स पे क्यों नहीं है? और आप भी इस देश के विकास को एंजॉय कीजिए, इस देश के विकास का आनंद। हम लोग पिछले 70 सालों से देश एंजॉय कर रहा है। IIM, IIT सब पिछले 70 सालों में बनी है महोदय। स्टेशन को बेचना, रेलवे को बेचने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रेलवे के रिसोर्सेज को बेचने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। अगर ये तो वही कहानी हो गई महोदय कि बाप दादा ने मेहनत से 70 बीघा खेत खरीदा। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात पे आऊंगा। 70 साल में आप 4 बीघा बेच के गाड़ी नहीं आए, आप डेवलपमेंट दिखा रहे हैं उसको। द्रुत गति से विकास हो रहा है, आज बुलेट ट्रेनें चल रही है। आपकी द्रुत गति केवल भाजपाइयों को दिखती है, बाकी किसी को नहीं दिखती दोस्त। हर घर में लोग परेशान है। आपको बताऊं, आप वहां से निकल के आइए फील्ड में, आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति, जहां डबल इंजन है। आप राजस्थान से हैं, आपको कहते हैं उत्तर प्रदेश आइए, आपको यहाँ के अस्पतालों की स्थिति, आपको यहाँ के स्कूलों की स्थिति सब दिखाते हैं। विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन आप करते महोदय जो धरातल पे है ही नहीं, धरातल पे है ही नहीं। मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, एक फैक्ट्री नहीं लगी आज तक। किस विकास की बात करते हैं? हंगर प्राइस इंडेक्स आप क्यों नहीं देखते महोदय? आपने इकोनॉमिक ग्रोथ तो देख ली, हंगर प्राइस इंडेक्स देखेगा कितने? क्या देखेंगे? विदेशी संस्था जो पाकिस्तान जैसे भीख मंगे देश को भारत से ऊपर रख रहा है, उसको हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो जो मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा तू, जो आखिर आप भी फॉरेन एजेंसीज की बात कर रहे हैं, मैं भी फॉरेन एजेंसीज की बात कर रहा हूँ। हंगर प्राइस इंडेक्स भी फॉरेन की एजेंसी दे रही है, आपका जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी फॉरेन की दे रही है। जो आपके फेवर में आए उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, जो आपके फेवर में ना आए आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो वही हुआ कि मेरे मन में जो है वही सब ठीक है, बाकी दुनिया गलत है। सामान्य इंसान को पूछ लो कि भारत का व्यक्ति ज्यादा खुश है या पाकिस्तान का? आज देश का एक गरीब से आप महोदय 3 मुद्दे छोड़िए, राम मंदिर, पाकिस्तान, मुस्लिम, फिर चर्चा करके दिखाए आप पाकिस्तान को। भारत में लोग खुश हो तब तो पाकिस्तान से पूछे। आप हिंदुस्तान के गरीबों से पूछ के देखिए क्या वो ठीक है? आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? माना ठीक है, आप बॉर्डर के पास रहते हैं, आप लोग मुद्दे से भटक गए हैं दिनेश जी और अभिषेक जी। आप लोग पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? हम हिंदुस्तान के जो चुनाव है उसकी बात कर रहे हैं, और वहाँ के मुद्दे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, ये सारे मुद्दे हैं, उनके बारे में बात करिए दिनेश जी। दिनेश जी, ये सारे मुद्दों के बारे में बात करिए, पाकिस्तान के बारे में बात मत करिए। अभी भारत में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास नहीं हो रहा है, सड़कें, गड्ढे, इन सारे मुद्दों पर बात करिए आप लोग। सोनाक्षी जी, भाजपा की यही दिक्कतें हैं। आप उनके
मुस्लिम और राम मंदिर हटा दीजिए, उनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आज आपके साथ बात करते करते पाकिस्तान चले गए, वहां के लोगों का, अरे अपने देश के गरीबों की हालत देखो महोदय, अस्पताल से कपड़े में बांध के लाश कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश, जिसको आप उत्तर प्रदेश कह रहे हो, बात बता रहा हूँ आपको। पवन गुप्ता जी, देखिए दिनेश जी, किसी बात देखिए, अपना जीवन नहीं चलता, आप डाटा पे मत जाइए, आप फैक्ट पे आइए, कुछ उतर के। हम कहते हैं आप मेरा मत सुनिए, आप बिल्कुल मत सुनिए। आपकी केवल रूम में बैठे बैठे सेंट्रल में 9 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 6 साल से है। आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे उत्तर प्रदेश में, और अपने साथ ले चल के खाली खराब जगह नहीं दिखाएंगे। आप जो जगह पसंद करेंगे हम वहां ले चलेंगे आपको, और फिर वहां से आप देखिए कि क्या स्थिति है। अस्पतालों की स्थिति है भाई साहब, बेड नहीं है वहां पे, एक एक बेड पे 2-2 आदमी पड़े हुए बीमार। आप जाए वहां पे डेथ हो गई है। आपको दूसरी बात छोड़िए, राज्यपाल के घर के पास एक प्रसूता जो है मतलब रिक्शे से जा रही थी और बच्चा पैदा हो जा रहा सड़क पे, उप मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है वहां तक। क्या स्थिति है? यही स्थिति है, यही राम राज्य है। तो ये खाली जो भाजपा के लोग हैं उनको मुबारक हो, हम लोगों को ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए, हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जवाब दीजिए। और यूपी ने पूरे प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है। आज अपराधी यूपी में आपके डाटे से काम नहीं होता है महोदय। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पे महिला की लाश रातों रात जलाई गई है। ये उत्तर प्रदेश है जहां पर अभी एक ब्राह्मण भाई आपको मार सकता है, कोई क्राइम मुक्त नहीं। शायद आप उत्तर प्रदेश हैं, हमारा निवेदन है कि एक बार उत्तर प्रदेश आइए, फिर यहाँ से देख के जाइए, फिर अपनी बातों को बताइएगा, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे आपके डाटा को। जाति और धर्म में मत जाइए। योगी जी का बुलडोजर सिर्फ अपराधियों को देखता है, अपराधियों के अपराध को देखता है। महोदय, अपने भाजपा पार्टी का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कितने अपराधी पड़े, कितने क्या चल गया बुलडोजर। उस वक्त कहाँ बुलडोजर चल है? जो अभी आपके यही रायबरेली सुल्तानपुर में एक कांड हुआ है, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के भतीजे ने मर्डर किया है, बुलडोजर कहाँ गया? उसी के ऊपर बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता, बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता महोदय। न्यायिक प्रक्रिया और जो शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पेपर आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा, आप देखिए उसमें क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था बनी है कि क्या बिगड़ी है। अपराधी किसी भी भाषा से नहीं समझते हैं, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। तब संविधान खत्म कर दीजिए कि अब हमें कानून की कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो अपना अवधि किसी भाषा से नहीं समझता, हम तो बुलडोजर चलाएंगे। आप यही कर लीजिए, आप साफ साफ कहिए कि आपको कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है, आपको संविधान में जो रूलिंग दी गई उस पर विश्वास नहीं है। ये भाजपा की नीति है, उसको जो वो करे वही सही। राजधानी था आपके इसी ढुलमुल रवैये के कारण, जातिवाद के कारण यूपी अपराध की राजधानी था। वर्तमान में योगी जी ने यूपी को अपराध मुक्त कर दिया है। पवन गुप्ता से ले लेने दीजिए। पवन गुप्ता जी, हमारा सवाल अब आपसे, अगर हम राजस्थान की बात करें और वहां की जनता की बात करें, तो इस महामुकाबले में वहां की जनता, राजस्थान की जनता किसके साथ होगी? और एक तरफ अगर देख ले तो पूरे राज्य में, पूरे देश में मोदी का बोलबाला चलता है, लोग मोदी के गुणगान गाते हैं। लेकिन अगर 5 राज्यों की बात करें, अगर वहां के चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, तो फिर क्या बदल सकता है 2024 का मिजाज और जो जनता है पूरे देश की, उनका मिजाज? और कर्नाटक के चुनाव में हनुमान जी ने दिखा दिया जी, और पूछ मार के अपनी पूछ जैसे लंका जलाई थी उसी से कर्नाटक में इनका सब जला दिया जी। भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद झूठ पे टिकी हुई है। झूठ बोलो जोर से। जी दिनेश जी बताइए। जी सोनाक्षी जी बताइए। जी जवाब दीजिए। झूठ की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की नींव टिकी हुई है और विकास में और रोजगार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है। सोनाक्षी जी, मैं बताता हूं, राजस्थान की पिछले 5 साल से सरकार कांग्रेस की है और इस कांग्रेस की सरकार में राजस्थान को महिला अत्याचार में नंबर 1 लाया। यहाँ के कांग्रेस के मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए अपराध महिलाओं पे अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती है। कितना शर्मनाक बयान है ये। राजस्थान में पेपर लीक, पूरा देश जानता है कि पेपर लीक के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे, भ्रष्टाचार में नंबर 1, तुष्टीकरण में नंबर 1, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों के गेट तोड़े जा रहे हैं। और भगवान राम के नाम के अलावा, हनुमान जी के अलावा कोई विकास की बात है कि नहीं? ये मंदिर की बात और धर्म की बात करते रहोगे।
अपने संविधान के विपरीत बात है। कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार धर्म के नाम पे नहीं चल सकती। बंद करिए सब, ये संविधान के विरुद्ध बात है। इसकी सरकार होते हुए भी राजस्थान में आप पूजा करिए, आपको स्वतंत्र है, आप संविधान में आपको अधिकार है अपना धर्म किया गया है। मगर 22,000 युवाओं को डेवलपमेंट का लाभ नहीं है धर्म के नाम पे चलाने का। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में आहार दिया है, 17 लाख परिवारों को पक्की छत दी है, 17,755 लोगों को टीका लगाया, 23 नए मेडिकल कॉलेज राजस्थान में केंद्र की सरकार द्वारा हुए हैं, 10.6 लाख युवाओं को स्किल में दिखा रहा है, 2009 नेशनल हाईवे है राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़ में जो क्या नाम है झारखंड में, कहीं भी इन्होंने अपना जो अनाउंसमेंट किए कोई पूरे नहीं किए। सब जगह इन्होंने सिर्फ शिलान्यास कराए और उसके बाद उद्घाटन करने का नंबर नहीं आ रहा अभी तक। बातें कर रहे हैं आप। राजस्थान में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी आए थे और मेरे जवाब दीजिए, आप लोग एक एक करके जवाब दीजिए। जब बेरोजगारी की तो बात करो, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे प्रतिवर्ष 2014 के मैनिफेस्टो में आपका पहला प्रस्ताव था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। पवन जी, दिनेश जी, एक एक करके जवाब दीजिए। जनता को कैसे समझ आएगा आप क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं? एक एक करके जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने आके भाषण दिया था, 10 गिने थे और कर्ज माफी का वादा किया था पूरे राजस्थान के किसानों को, लेकिन क्या हुआ? 19,000 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, उनकी जमीनें छीनने का अपराध किया है इस कांग्रेस की सरकार ने, और ये वादा किया था राहुल गांधी ने। आप लाल गांधी को जानते हैं? बताइए। मैं कह रहा हूँ ये मानवर जो है ये विकास पे कोई बात नहीं करते, ये मुद्दों पे बात नहीं करते, सिर्फ राम मंदिर और भगवान राम हनुमान जी इन्हीं पे बात करते रहते हैं। अरे भाई, कब तक भगवान को कैसे कराओगे? आपने अपने धर्म के नाम पे 2 बार सरकार बना ली, अब जनता समझ गई आपको जी। ये धर्म के नाम पे धोखा देते हैं, पाखंड करते हैं। अब जनता इनके उस पर बहकेगी नहीं, और इसका जवाब कर्नाटक में दे दिया। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हनुमान जी को कैस करा लें, हनुमान जी ने वो पूछ मारी, इनको वो पूछ मारी जो लंका में मारी थी, धाराशाही हो गए। पाखंडिया घमंडिया जवाब दीजिए दिनेश जी। है। वैसे ये कोई पहली सरकार नहीं है पवन जी जिसने धर्म का नाम लिया हो और उसके बाद राजनीति की हो। इसके पहले जितनी सरकारें रही हैं उसने भी केवल धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ही वोट बटोरा है। दिनेश जी जवाब दीजिए। आप बताइए कब बनी धर्म के नाम पर सरकारें? इससे पहले जितनी भी सरकारें बनी है ना पवन जी, वो सारी धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर ही बनी है। कांग्रेस ने भी इससे पहले जब चुनाव लड़ा है ना तो वहाँ पर सबसे पहले राम मंदिर का नाम लिया है पवन जी। धर्म की राजनीति कर ही नहीं सकती, ये धर्म का विरोध बात कर ये आप कह रहे हैं, आपके पार्टी वाले नहीं। और इससे पहले जो 70 साल हो चुका है उसके आंकड़े कगा लिए, वहां पर भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद वोट लिया गया। पवन जी, कभी भी नहीं पूरी देश की जनता को बेवकूफ बना के राम मंदिर बनाएंगे, उसके बाद ही वोट लिया गया है। धर्म के नाम पर ही राजनीति की गई है पवन जी। दूसरे वर्ग के नहीं है, सिर्फ ये सब हिंदू धर्म की राजनीति करना। जवाब दीजिए दिनेश जी। है जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिसका है, इसी क्रम में हमारे राजस्थान में आदरणीय मोदी जी ने 23 मेडिकल कॉलेज दी है। कॉलेज हमको भी घुमा लाओ जिसका उद्घाटन हो गया हो, एक आध घुमा लाओ ना। आप आइए, आपका स्वागत है, आप आइए राजस्थान में, हम आपको 23 कॉलेज भैया राजनीति करते हैं, राजस्थान जाते हो भी जाएंगे, पूरे चुनाव राजस्थान रहेंगे और वहां बीजेपी को वहां से भगाने का काम करेंगे। हमारी सरकार द्वारा आ रही राजस्थान में, द्वारा आ रही हमारी सरकार। आप जितना भी भ्रम फैलाएं, जितना भी धर्म की बात करें, जितना मंदिर की बात करें, पवन जी, दिनेश जी और अभिषेक जी, आप लोग उस मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो जनता की समस्या है? आप 22 करोड़ लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो लोग रोज भूखे सोते हैं? आप देश के विकास की बात कर रहे हैं, आप लोग इस मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सोनाक्षी जी, मैंने डिबेट शुरू होते ही कहा था, तो मैं भी पूछना चाहता हूं, विकास के मुद्दे पे बात हो, रोजगार के मुद्दे पे बात हो, वो नहीं हो सकती। जब भी आप भाजपा के, आपको बहुत आज क्लियर बता दूं, आज नहीं आगे भी जब भी आप डिबेट में बुलाएंगी वो लेके भारत पाकिस्तान मंदिर मेक इन इंडिया जाएंगे।
उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। दिनेश जी, आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, एक मिनट सुन लेते हैं दिनेश जी की बात। आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या मेक इन इंडिया होने के बाद और इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो 22 करोड़ का आंकड़ा बदल गया? जो लोग रोज भूखे सो रहे हैं सड़कों पर और 22 से 23 लाख लोग मर जाते हैं, यही विकास है? सोनाक्षी जी, आपने अभी एक रिपोर्ट आई होगी, देखी होगी, कितने % गरीबी रेखा से लोग ऊपर बढ़ गए। जमीनी स्तर पर आइए दिनेश जी। 13% से आपके माध्यम से उस लिस्ट से, इसका मतलब क्या गया है गरीब रेखा के? तो ये हंगर प्राइस इंडेक्स क्या है? ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? अभिषेक जी जवाब सुन लेते हैं दिनेश जी का। अभिषेक जी, श्रीलंका जैसे, बांग्लादेश जैसे देशों से भारत को नीचे रखता है उस हंगर इंडेक्स को। हम अफगानिस्तान की करेंसी आपसे ऊपर जा रही है, थोड़ा ध्यान देते रहिए इन सब चीजों पे, अपने बड़ा नेताओं का लाइन पे कि अफगानिस्तान। आपकी बात भैया आपको बताऊं करके जवाब दीजिए आप लोग। सुबह उठता है, रात को नेताओं से कहे कि हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, अब मिलकर विकास करते हैं, कुछ नजीर देते हैं देश। जो अफगानिस्तान में रात को बंदा सोता है, सुबह उठेगा जिंदा, उसका भी पता नहीं, वो आपका ऊपर हो गया, उसकी इकोनॉमी भारत से आगे बढ़ गई। बड़े गजब के ध्यान दीजिए इस चीज का, फिर से एक बार डाटा खंगा लिएगा, आपको दिखेगा उस पे, आपको सारी, जिसमें कहीं में किसी में पाकिस्तान ऊपर है, किसी में श्रीलंका ऊपर है, किसी में बांग्लादेश ऊपर है, किसी में अफगानिस्तान ऊपर में, आपको भारत का विकास नहीं दिखेगा। बात क्या है? आप ये बता रहे हो कि हम जो है गरीबी रेखा से इतने लोग ऊपर आ गए, लेकिन वही एक प्राइस इंडेक्स कह रहा है कि आपके यहाँ भूखों के मामले में आगे अध्यक्ष आए हैं, सबने भारत की जो प्रशंसा की है, सबको अंदर भारत 21वीं सेंचुरी भारत की दिख रही है, लेकिन विपक्ष को इनको अफगानिस्तान अब 21वीं शताब्दी में जाएंगे, शताब्दी एक साथ बदलेगी, चाहे वो हम अमेरिका के लिए, उसमें कोई नहीं। आप ऐसी चीज बताएं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू भारत की हो, हुई हो, पिछले सालों में ना हुआ हो, ऐसा कोई कार्य बताइए, आपको मानूं। ओलंपिक होने वाला है, वो नहीं दिखेगा, इनको सिर्फ दिखेगा ओलंपिक से आदमी का दिनेश जी, बताओ प्रभु। दिनेश जी और अभिषेक जी, अब हमारा सवाल है पवन गुप्ता जी से, हमें पवन गुप्ता जी से सवाल पूछने दीजिए। आपने G20 पर कितना पैसा खर्चा कर दिया, उसका एक फायदा बताइए। जाते ही कनाडा से आपके संबंध खराब हो गए, महोदय कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं आप खर्च करिए, आपका पैसा आज अब शासन सत्ता हो, लेकिन उस पैसे का देखो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आप क्या गरीब क्या पा रहा है, विकास की क्या गति है, रोजगार जा रहा है, उसकी चिंता करिए प्रभु। और आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी वर्ड ही है, आप एक बनाई हुई दुनिया में स्वतः रहते हैं, इसलिए वो खाली आप और भाजपा से जुड़े लोगों को डाटा दिया जाता है कि जाके ये बता देना है, ये बता देना है। आपको कहीं से आप अभी राजस्थान की बात कर रहे थे ना कि किसान की जमीन काम हो रही है, फोटो डाली वो गलत था, वो भी देख ली। अभिषेक जी और दिनेश जी, हमारा एक सवाल अब पवन गुप्ता जी से भी है, एक सेकंड हमें पवन गुप्ता जी से सवाल पूछ लेने दीजिए। पवन जी, हमारा सवाल अब आपसे है, राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति है और महिलाएं किसकी तरफ अपना ज्यादा रुझान दिखा रही हैं? मैं अभी एक हफ्ते पहले राजस्थान गया था जी, और बहुत से महिला संगठनों से मिला था जी। जितना काम राजस्थान सरकार महिलाओं के लिए कर रही है उतना पूरे देश में कहीं भी किसी स्टेट में नहीं हो रहा है। महिलाओं के लिए जितनी सुविधा दे रही है उतना पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। मगर एक मैडम, एक बात मैं इनसे, हमारे बीजेपी के जो मित्र बैठे हैं उनसे 3 बातों पूछना चाहता हूँ। देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जो सबसे बड़ी समस्या विकास के रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध है, उसके लिए इनकी सरकार क्यों फेल है। दूसरी है महंगाई, और तीसरा है नफरत के साथ हमारे देश को बांटना और बांट के राज करना, जो अंग्रेज की रीत थी कि बांटो राज करो, वो ये जो कर रहे हैं, इससे जो देश को खराब कर रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं, सद्भाव खराब कर रहे हैं। ये करके क्या चाहते हैं, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, इन 3 बातों को जवाब इनसे चाहिए। और जहां तक ये बेरोजगारी की बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार ने भी अभी अगस्त में जवाब दिया लोकसभा में एक पूरक प्रश्न में कि 22 करोड़ 43 लाख बच्चों ने 9 साल में अप्लाई किया रोजगार के लिए, हम कुल 7,63,000 को दे पाए। मतलब रोजगार दे नहीं रहे हैं, महंगाई पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, नफरत फैला के सरकार में बने रहने का काम कर रहे हैं, तो कैसे देश का विकास होगा? कहां से भाईचारा रहेगा, कहां से सद्भावना रहेगी? उनको कहिएगा, तसल्ली से सुनिएगा भी जी। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं मैडम, राजस्थान के अंदर हर परीक्षा का पेपर लीक करते हैं,
जो बेरोजगार युवा साल भर 2 साल 3 साल पढ़ाई बेरोजगारी की बात करता कर रहा हूं, मानवर। है, गरीब लोकसभा की बात कर रहा हूँ। आप एक राज्य 30 में से एक राज्य पर, मैं उसका जवाब दीजिए कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उसमें क्या किया? पेपर लीक करते हैं उन युवाओं के साथ में, उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, और इनके मंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा, उनके पूरा परिवार आरएएस के एग्जाम में सिलेक्ट हो जाता है। यह है युवाओं के साथ इनकी बड़ी धोखाधड़ी। अब आती है महिला विरोध के बारे में। महिला का जैसे महिला के लिए काम किया है, मैं आपको बताऊं, अभी पब्लिक आप पे झूठ से त्रस्त आ गई है। पब्लिक समझ गई महिला कि आप झूठ के अलावा महिला कुछ विरोधी बोलते ही नहीं है। महिला इनका जो चेहरा है वो मैं आपको दिखाता हूँ मैडम। अभी 17 लागू कर देना, उसका वोट मांगना, मुस्लिम को कहां से प्रताड़ित 10 साल तक की बच्चियों के साथ के अपराध के अंदर में 22% की बढ़ोतरी हुई है। रही बात ये सांप्रदायिक की बात करते हैं, हिंदू विरोधी चेहरे की सरकार है ये। अशोक गहलोत की सरकार शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी है। पीआईबी की रैली को ये अनुमति देते हैं कि आप रैली निकालिए, जो जिसको आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, जिसके ऊपर बैन लगा है, उस पीआईबी को ये अनुमति देते हैं। हिंदू सभाओं के ऊपर जुलूस होते हैं, कन्हैया लाल की खुलेआम हत्या होती है, उसको कुछ भी सहायता नहीं, और रोड रेंज की घटना में तुरंत सरकार 50 लाख जारी करती है और उसको दूध की डेयरी देती है। ये सांप्रदायिकता और तुष्टिकरण की क्या है, ये जवाब दे। और रही बात महिलाओं के, मोबाइल फोन बांटे, मोबाइल के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होगी तो बड़े बड़े इनके मंत्री अंदर जाएंगे। और महिलाएं आज इनको जो मोबाइल दिया है वो मोबाइल फट रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, और उस मोबाइल के कारण से महिलाएं उल्टा इनके खिलाफ हो गई है। ये सरकार महिला विरोधी है, युवाओं के रोजगार और रोजगार विरोधी है, युवाओं को सपनों को तोड़ने वाली सरकार है, और धर्म के नाम पे तुष्टिकरण वाली सरकार है ये। पवन जी जवाब दीजिए, इन आरोपों का क्या जवाब देंगे आप? कौन सा? जी पवन जी, दिनेश जी जितने भी सवाल आपसे किए वो सारे सवालों का जवाब दीजिए पवन जी। मैंने कहा ना पहले, हमको इनसे जवाब चाहिए। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात तो मैं भी कर रहा हूँ जी। भारत सरकार ने जवाब दिया जो लोकसभा में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 9 वर्ष में 18 करोड़ देने चाहिए। इन्होंने कुल 7,63,000 रोजगार दिए, ये लोकसभा में भारत सरकार ने कहा जी। 22 करोड़ 45 लाख बच्चों ने आवेदन किया, भारत सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है। ये करोड़ों रुपए में मंत्री मामले में कहा एक छोटे से राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। महंगाई की सबसे बड़ी समस्या है, उसकी बात करें ना। ये तो हम भी कह रहे हैं इनसे। दृष्टि से राजस्थान छोटा सा नहीं, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है भौगोलिक दृष्टि से, आप छोटा सा प्रदेश नहीं कह सकते। दिनेश जी, हमारा एक और सवाल है कि उत्तराखंड में भी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, और अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है वो पूरी तरीके से उत्तराखंड के साथ साथ देश भर में विफल रही है। सोनाक्षी जी, अखिलेश जी खुद अपना जो यूपी है उसको संभाल ले तो बड़ी बात है, उसमें वो 10 सीट भी ले आए तो बहुत बड़ी। उत्तराखंड स्थान के बारे में अखिलेश जी को सोचने की जरूरत नहीं है। जी जवाब दीजिए अभिषेक जी। एक तरफ अखिलेश जी पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर दिनेश जी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था। आप कह लीजिए विनाश काले विपरीत बुद्धि या विपरीत काले विनाश बुद्धि, बात दोनों का अर्थ है। आज भाजपा की इसी का नतीजा है कि हम मध्य प्रदेश में विरोध में हैं, लेकिन इंडिया का लोकसभा के विनाश काले तो आरोप जवाब दीजिए दिनेश जी। आप अभिषेक जी के जवाब भी सुन लेते हैं, आपने सवाल पूछा, अब जवाब सुन लेते हैं। अभिषेक जी के साथ अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट हमारी बातें भी सुने। जी इनकी और राज्य दोनों में सरकारें हैं। आप उत्तर प्रदेश का एक डाटा इनके जरूर दीजिएगा कि कितने एग्जाम हुए और कितने के रिजल्ट नहीं निकल पाए आज तक, कितने के पेपर लीक। हर एग्जाम के बाद दूसरे दिन यहाँ के वो कैंडिडेट जानता है कि कल का पेपर में कुछ खबर ना छपे कि कल पेपर लीक हो गया। कोई आपका महोदय एग्जाम नहीं है। अगर आपको नहीं उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी तो मैं बता देता हूं, आप भाई हमारे, कि यहाँ पे हर एग्जाम या दूसरे एग्जाम का पेपर लीक होता है। आप राजस्थान पे खाली आरोप मत लगाए, ये उत्तर प्रदेश की एक प्रथा बन गई है। रही बात ये कि अखिलेश जी को उत्तराखंड में क्या करना है, ये किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा फेल है, इस बात को मानिए। अग्निवीर योजना में आपके 2 सैनिकों को कोई सम्मान नहीं दिया आप लोगों ने। व्यवस्था जो बनी है वो आज सामने आ रही है। ये आपने बता तो लिया को महोदय, ध्यान दीजिएगा। बात में आपका मैं आपकी बात, आप ही की बात कर रहा हूँ। ने कहा नहीं क्या कर ली है,
आत्महत्या या कुछ भी किया, सैनिक है, सम्मान होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये उत्तराखंड की बात करते हैं, अरे हम ताकत में है, सेना के जवान उनके शव के ज्यादा साथ घर पे थे। तो समाजवादी पार्टी का है। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर एक बार आह्वान कर दे तो हर थाना गिर जाएगा। ये आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करें। आप तो हम लोग उत्तराखंड 5 राज्यों के छोटी चीज आपकी बहुत ही सरकार बहुत ही उपयोगी योजना है। योजना भारत के भविष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आपके लिए अत्यंत आवश्यक है ना। आप नौकरी करके अपने पिताजी से पहले रिटायर होकर घर में रहेंगे, ये आवश्यक है। आपके पिताजी नौकरी करते रहेंगे, उससे पहले आप जो है रिटायर होके आ जाएंगे। हमको 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, तो 2.5 मोर्चे की पॉलिसी बनाई है कि पिताजी अगर दिनेश जी सुनिए, आप जिस सरकारों को कोसते हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या अन्य की हो, वो पिता को नौकरी दिया है, उसका पिता नौकरी में रहेगा और अग्निवीर 4 साल में रिटायर होकर बाप से पहले घर में आ जाएगा, जिसको पेंशन तक नहीं मिलनी। आप बात रिटायरमेंट का पैकेज भी लेके आएगा, 4 साल की उसको सर्विस भी मिलेगी और उसको अन्य नौकरी भी मिलेगी। आपको फिर उसको आगे एग्जाम देना महोदय। आप किसी के 4 सुनिए बहुत कीमती साल होते हैं, किसी पे सैनिक पुनः हथियार उठा के देश की रक्षा के लिए मिलेगा, जैसे इजराइल में देखते हैं। ले लिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं कि आप रोजगार देंगे, आप केवल उसको उतना आरक्षण देंगे। 4 साल वो जब अपने जीवन का बहुत कीमती आपको दे चुका होगा, फिर किस लायक बचेगा यहाँ के फिर से एक सैनिक क्या किताब लेके फिर जनरल नॉलेज पढ़ेगा? कैसे वो कम्पीट करेगा आपके इलेक्शंस को? कोई आपने उसको ये नहीं कहा आप वहां से रिटायर होकर नौकरी लगा देंगे, आप पीने का वहां से निकल के सरकारी में लगा देंगे, कुछ नहीं जा रखा। खाली रिटायरमेंट फंड मिले और उस फंड से वो वापस अपना कुछ स्टार्टअप कर ही सकता है। सर आप किसी को नौकरी नहीं दे पाएंगे प्रभु। आप ये फिक्स करिए कि अग्निवीर योजना से जो रिटायर होके आएगा उसको सरकारी डिपार्टमेंट में तुरंत नौकरी मिलेगी। ये फिक्सेशन होता है कि फिक्स है कि वो रिटायर हो गया, उसकी नौकरी इंतजार कर रही है। आपने क्या किया? सबसे बड़ा एक सवाल यही उठता है अभिषेक जी और दिनेश जी, इस बीच भी सबसे बड़ा सवाल एक यही उठता है कि देश में रोजगार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जनता को, भोली भाली जनता को किस तरह से छुटकारा मिलेगा और कौन सी सरकार को आखिर वो लेकर आएगी और अपना मतदान देगी, जो कीमती मतदान है वो किसको देगी, जिसके बाद से इन सारी समस्याओं से हमारे देश की जनता को छुटकारा मिलेगा। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार, और अब इन दोनों के लड़ाई के बीच में सपा भी कूद गई है। देखना यह है कि क्या सपा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी? क्या विधानसभा के दौरान ही गठबंधन में आएगी दरार या आपसी समझौता आएगा काम? क्या जनता को लुभा पाएगी भाजपा सरकार या गहलोत राजस्थान की गद्दी पर होंगे सवार? क्या जनता को मिलेगा उनके सपनों का सीएम? बता दे, राजस्थान में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ बीजेपी जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़े चेहरों को रणभूमि में उतार दिया है। क्या इस चुनाव का सारा खेल महिला फैक्टर बदल देगी? ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अटकलें लगती रहेंगी, पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना जोर भी लगाएंगी, लेकिन कौन बनेगा कुर्सी का असली हकदार, ये देखना अभी बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चुनाव के हर मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।